यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज डे है 5 और हम आज 4 टॉपिक देखेंगे। ज्योग्राफी में मकर रेखा होगा, एक टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, पॉलिटी सिंबल होगा और इन्वायरमेंट में कुछ आंदोलन होंगे और हिस्ट्री में जो कुछ भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखना होगा और प्राचीन जो इतिहास है उससे कुछ पुस्तक उसके लेखकों के बारे में देखना होगा। देखिए, जो मकर रेखा है वो कुल 3 महाद्वीपों से पास होती है और 3 महाद्वीपों से पास होने के साथ साथ में 3 महासागर भी हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम देखें तो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 3 महाद्वीप हो गए, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। साथ में 3 महासागर से भी पास होती है। महासागर कौन कौन से 3 हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर यहाँ से पास होती है। अफ्रीका के 5 देश हैं जिनसे वो पास होती है, दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं और एक ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कुल मिलाकर 10 देशों से ये रेखा पास होती है। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं तो आइए देखते हैं। उसमें पहला जो है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अमेरिका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर है। दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे, ये 4 दक्षिण अमेरिका के देश हैं और एक है ऑस्ट्रेलिया, यानी कुल मिलाकर 10 देशों से पास होती है। दूसरा टॉपिक जो पॉलिटिक्स है वो प्रस्तावना के बारे में है। तो प्रस्तावना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि प्रस्तावना से जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो ये देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। देखिए, जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका भी कहते हैं और ये जो प्रस्तावना है इसकी जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, ये यूएसए से ली गई है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमने आपको बताया था कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था और इसे स्वीकार कर लिया 22 जनवरी 1947 को। तो प्रियम्बल में क्या क्या खास बातें हैं वो देखना हमें। तो प्रियम्बल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि उसका सोर्स ऑफ पावर यानी शक्ति का स्रोत क्या है। तो शक्ति का जो स्रोत है वो है पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग शक्ति का स्रोत है। इसमें ही आप देखेंगे शासन का स्वरूप क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, तो लक्ष्य में आप देखोगे न्याय है वो 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। स्वतंत्रता फिर देखेंगे, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता यानी इक्वलिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की। गरिमा, एकता, अखंडता, बंधुत्व है। एक बात और समझिएगा, इंडिया शब्द 2 बार आया है। जब प्रियम्बल हम पढ़ेंगे, आप देखे होंगे प्रियम्बल, उसमें इंडिया शब्द 2 बार आया है और प्रस्तावना का अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, जैसे प्रस्तावना में जो संशोधन है वो एक बार किया गया है, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। इससे जुड़े हुए कुछ केस भी हैं, जैसे केस में आप देखेंगे तो बेरूवाड़ी केस था जो कि 1960 में था, इसमें बोला गया था इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती जो केस था ये बहुत फेमस केस है, जो कि 1973 का है। इसमें बोला गया कि संशोधन तो हो सकता है परंतु उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं करना होगा। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच जो है वो केशवानंद भारती केस की है, जिसमें 13 जज थे। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस और LIC केस हुआ, जो कि केशवानंद भारती जो केस था को रिपीट किया, कि मतलब यहाँ पर यह है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाएगा। अब एक बात समझ लीजिएगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित नहीं है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर परिभाषित किया हुआ है। अब दूसरी बात एक और समझनी है कि प्रियम्बल क्या इन्फोर्सेबल है, मतलब कि परिवर्तनीय है? तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
इससे जुड़ा हुआ कौन सा केस है, वो है मदन गोपाल केस 1957 में। अब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ बताया है, जैसे कि की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की कुंजी है प्रस्तावना, ऐसा किसने कहा है? गडकरी जी ने कहा है। प्रस्तावना को जन्म पत्री किसने बोला है? वो के मुंशी ने बोला है। और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? तो ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। और परिचय पत्र किसने बोला है? तो नानी पालकी वाला। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिएगा, आप देखते होंगे कि इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, जिसमें क्रम लगाने के लिए आता है। तो क्रम क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद आता है समाजवादी, के बाद में पंथनिरपेक्ष, पंचनिरपेक्ष के बाद में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके बाद न्याय, न्याय के बाद स्वतंत्रता, फिर समता। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है इसमें। तो इसमें इतना ही था। आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट से में आज जो टॉपिक है वो कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में है, आंदोलन के बारे में है जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। आंदोलन में पहली बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो प्रमुख नेता हैं उन प्रमुख नेताओं में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी हैं। ये आंदोलन जो था, ये राजस्थान का जो बिश्नोई समाज था, बिश्नोई समुदाय था, वहाँ से प्रभावित था। और बिश्नोई समाज ने क्या किया था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहाँ पर जो एक महिला थी अमृता देवी ने कोशिश करी थी। अब इस तरीके से हम अन्य आंदोलन देखेंगे तो एक है साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि 1973 में शुरू हुआ था, केरल में था। इसके बाद एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन जो था वो कर्नाटक में शुरू किया गया था 1983 में, और पांडुरंग हेगड़े द्वारा शुरू किया गया था। ये एपिको आंदोलन प्रभावित था चिपको आंदोलन से। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है 1985 में शुरू किया गया था, जो इसमें प्रमुख कार्यकर्ता वो मेघा पाटेकर जी थी। का बचाओ जो आंदोलन है, बॉक्साइट का जो खनन हो रहा था उसके अगेंस्ट में था। और जंगल बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? झारखंड में शुरू हुआ था 1982 में। हिस्ट्री में हम देख लेते हैं कुछ बुक्स, जैसे अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की किताब है, कि कौटिल्य की पुस्तक है, कौटिल्य की पुस्तक है यहाँ पर। राजतरंगिणी कलहड़ की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की, हर्षचेत है बाणभट्ट की। यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं तो भू राजस्व व्यवस्था जो 1762 में शुरू की गई थी, और 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इसमें हम सबसे ज़्यादा देखेंगे पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर लागू थी वो थी रैयतवाड़ी। पूरे भारत का मतलब जो ब्रिटिश शासन जितने क्षेत्र में करते थे वहाँ पर रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू थी। स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू की गई थी। कॉर्नवालिस, जॉनसोर, जेम्स ग्रांट ने शुरू किया था, और बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो मद्रास, बम्बई, कुर्ग और असम में लागू थी, जिसको कैप्टन रीड और मुनरो ने स्टार्ट किया था। महलवाड़ी व्यवस्था को 1822 में शुरू किया गया था हार्ट मैकेंजी के द्वारा, और ये लागू थी पश्चिम प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत में। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक देख लिया है। देखेंगे SDG 3। तो हमने आपको बताया था SDG 1 जो है वो नो पॉवर्टी से है, नो पॉवर्टी उसमें है। और SDG 2 जीरो हंगर। SDG 3 है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत